हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2025 का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। एडुटेरिया पब्लिकेशन के बुक से वॉल्यूम 1 बुक है और इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आज जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग इस बुक का सेट नंबर 9 देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो सेट नंबर 8 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या स्थान की सरकार थी। सही आंसर इसका सतारा हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे लंबे समय तक सरकार सतारा थी। ठीक है, 1943 के मध्य से 1945 तक जो है वहाँ पे सरकार चली थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी और इस सरकार के स्थापना में नाना पाटिल तथा वाई चौहान का भूमिका जो है इसमें महत्वपूर्ण रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था। तो बीपी वाडिया जो है इसका सही आंसर होगा। मद्रास लेबर यूनियन का गठन जो है ये 1918 ईस्वी में भारत के प्रथम वास्तविक एवं व्यवस्थित मजदूर संगठन के रूप में बीपी वाडिया ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे। 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। सही आंसर इसका चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत जो है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। ये जो है 27 फरवरी, ठीक है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 5 मार्च, ठीक है ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था ये 28 मार्च, ठीक है 28 मार्च 1931 ईस्वी को। और कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 25 से 29 मार्च 1931 ईस्वी को। तो इस हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था। ये अभियान चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में न लगान न टैक्स अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक क्षण था और इसमें देश के कई क्षेत्रों के शासकों या फिर राजाओं ने भाग लिया था। परंतु इस आंदोलन में भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के नवाब, इन तीनों जो है इनमें भाग नहीं लिया गया था इन लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था। सही आंसर 1820 से 1827 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। ऑप्शन नंबर ए 1820 से 27 सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो वह अधिवेशन था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। कांग्रेस ने 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था।
तो इसमें भाग लिया था शक्र सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। शक्र सिंह दरभंगा का शासक था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने बंदी बना लिया था और उसके बाद शक्र सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के साथ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो वह सूफी संत हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था एवं इनके द्वारा किसी भी शासक द्वारा पराश्रय स्वीकार नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 10। इस प्रश्न में है कि बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है किसमें? तो ये उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? सही आंसर टोटल 6 प्रांत हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है वह 6 प्रांतों में विभक्त था। मंडलम कुट्टम में, कुट्टम नाडु में, नाडुकई कुर्रमों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है कि दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो ये चलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दैवी अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। राजकोषीय नीति संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है सरकार की प्राप्तियों से। ठीक है, देखिए राजकोषीय नीति सरकार की आय एवं व्यय संबंधी रणनीतियों को कहते हैं और इसके माध्यम से सरकार अपना राजकोषीय प्रबंधन करती है ताकि आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की सामान्य कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया है कि पार्टिसिपेटरी नोट यानी कि पी नोट्स किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेशक से। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है ये विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशकों को जारी किया गया वित्तीय साधन है जो भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? राइट आंसर इसका 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया ये हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर में देखिए शिशु ऋण हो जाएगा, 2 नंबर में किशोर ऋण हो जाएगा और 3 नंबर में तरुण ऋण हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ये ऋण है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो इसमें ऋण भुगतान जो है इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश निम्न में कौन सा है? तो दूसरा देश हो जाएगा फ्रेंड्स मंगोलिया। ठीक है, स्थलरुद्ध देशों के क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा है तथा दूसरे स्थान पे जो है वह है मंगोलिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में किस में जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वन में। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका भी कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है समताप मंडल में।
ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाओं का विशेष महत्व है। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं कोहरा, बादल, ओला इत्यादि इसी मंडल में घटित होती है। और समताप मंडल में सामान्यतः बादल नहीं पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्लभ बादल जैसे मदर ऑफ पर्ल मेघ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। देखिए एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह है फिलीपींस के मनीला में। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में है टोटल 67। ठीक है, कितना है टोटल? 67 है। और इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत करी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम FLOAT के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा चंद्रमा पर लूनर रेलवे सिस्टम जिसे फ्लाइट नाम दिया गया है को विकसित करने का योजना बनाया गया है और इसे चंद्रमा पर पेलोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, फ्लाइट का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए नासा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को बाधा रहित तरीके से संपन्न करने के लिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया और इसके तहत पुलिस उन तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों से जो मादक पदार्थों का उपयोग करते उनसे विनती करती है कि वे इस स्थान को पवित्रता को बनाए रखें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? तो वह सदस्य देश है पराग्वे। ठीक है, पराग्वे जो है ये ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है। ISA की स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2015 ईस्वी। ये भी जरूर याद रखिएगा और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है चाइना को। ठीक है, जनरेटिव AI नवाचारों में चाइना जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है और इसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है। जनरेटिव AI नवाचार सूचकांक को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया फ्रेंड्स वो किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, रिमपैक का आयोजन अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में BCCI का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो BCCI का नया सेक्रेटरी बनाया गया है देवजीत सैकिया को। ठीक है, देवजीत सैकिया को BCCI का नया सचिव एवं प्रभतेज भाटिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व जय शाह इसके सचिव थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में की गई और भारत द्वारा पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी भी करी गई है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में, ठीक है। मोंगला बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश में स्थित है और मोंगला बंदरगाह पर टर्मिनल के परिचालन का अधिकार भारत के लिए हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला हेतु किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रॉबर्ट जेरार्ड रवि को, ठीक है। रॉबर्ट जेरार्ड रवि को BSNL का नया अध्यक्ष बनाया गया है। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 15 सितंबर 2000 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया? राइट आंसर इसका नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड द्वारा जो है एग्रीश्योर पहल को लॉन्च किया गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेडमोर टनल का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर में जेडमोड का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, ठीक है, और यह श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है और इस टनल की शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर सही आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब इसको देखेंगे। दिया है इसमें कि भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस रॉकेट का नाम है रोमी 1, ठीक है, रोमी 1। इसे स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा बनाया गया है और इसे मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके चेन्नई से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो ये दिया है यूक्रेन को, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन दौरे के दौरान यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है चलिए इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका वी नारायणन हो जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन को चुना गया है। ये पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें है कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था नेपाल में। विजेता टीम था बांग्लादेश, उपविजेता नेपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है तंजावुर वीणा। तंजावुर वीणा जो है ये जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय वाद्य यंत्र है और इसे कटहल के पेड़ के ताज़ा छाल से बनाया जाता है। तमिलनाडु के तंजावुर में यह बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था जापान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। और देखेंगे अब अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वह वैज्ञानिक थे जनक राम नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन नंबर सी। माथे पर बाल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है?
काली शब्द हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड मोनोलिथिक इज। मोनोलिथिक जो वर्ड है इसका सिनोनिम वर्ड जो है चूज करने के लिए कह रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए ह्यूज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 और 50 के लिए है, कह रहा है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दिया है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, इसके लिए कौन सा वर्ड होगा? तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा एकम्प्लाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि एन आर्टिस्टिक वर्ड स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, तो इसके लिए जो वर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ओपस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओपस, जिसका अर्थ होता है रचना। ठीक है, रचना या फिर महान कलाकृति भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? वह कौन सा उपबंध है? तो उपबंध हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा अन्य उपबंध जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वह हो जाएगा संघवाद का केंद्रापसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है। दूसरा हो जाएगा केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करना, और तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न होगा, आप चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 53। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो वह है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, और इस संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। इसी संशोधन के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? वह कौन सा अधिकार है? तो फ्रेंड्स वह अधिकार हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 ठीक है और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 जो है ये 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक व्यवसायों में नहीं लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो वह आयोग हो जाएगा मंडल आयोग। ठीक है, देखिए इसी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत ओबीसी के सदस्यों को नौकरियों के लिए 27% आरक्षण दिया जाए। और इस आयोग की स्थापना भारत में 1979 ईस्वी में, ठीक है कब, 1979 ईस्वी में जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन की गई थी और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। फ्रेंड्स याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति, ये कैबिनेट समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर इसका दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेंगे। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था?
तो ये प्रस्तुत किया गया था 1968 ईस्वी में। ठीक है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ये वर्ष 1968 ईस्वी में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 ईस्वी में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक व्यापक हो गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? किसकी अध्यक्षता में और कब? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ये जो है ग्राम सभा का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया? रुझान हो जाएगा इसका बढ़ते क्रम में पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? तो वह बौना ग्रह हो जाएगा सेरस। सेरस मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? तो इसकी औसत ढाल होती है 1 डिग्री या उससे भी कम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जलसंधि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उसे जाना जाता है बेरिंग जलसंधि के नाम से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होगा तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि? तो इसका रीजन है पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो वह क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। देखिए पूर्वी भारत में छोटा नागपुर का पठार झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला है और यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नेस की अंकरियन चट्टानों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मौसम। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग इत्यादि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो ये हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1968 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और पुनः 1993 ईस्वी में जो है यह बाघ अभ्यारण्य बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 70। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? वह कौन सी प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है? तो वह हो जाएगा हरित प्रभाव। ठीक है, हरित गृह प्रभाव। देखिए जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो उससे भी कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और शेष हरित गृह गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरणित हो जाती है। अवशोषित ऊर्जा वातावरण और पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह हो जाएगा स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती है तब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो दिया है इसको देखेंगे, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है?
तो उसे बलाघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु को किसी कक्ष के माफ़ कीजिएगा किसी अक्ष के परिधि तक घुमाने वाले बल की माप को बलाघूर्ण कहा जाता है, और बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी। ठीक है, क्या होता है? बल गुने दूरी होता है बलाघूर्ण बराबर, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? तो वह वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? वह कौन सा तरंग है? तो वह तरंग हो जाएगा अवरक्त तरंग है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है, तो वह हो जाएगा कण का संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n⁻2 में n क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाभिक से दिए गए कोष की संख्या दर्शाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ये दोनों कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? वो कौन सी धातु है? तो वह धातु हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अम्ल, दूसरी तरफ जो है उसका खाद्य स्रोत है, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कार्बोनिक अम्ल जो है ये क्या हो जाएगा? सोडा वाटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉरिक अम्ल हो जाएगा, लॉरिक अम्ल जो है ये हो जाएगा यहाँ पे नारियल का दूध। ब्यूटेरिक अम्ल जो है ये हो जाएगा मक्खन में पाया जाता है, और उसके बाद इरोसिक अम्ल जो है ये सरसों के तेल में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया है, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? राइट हो जाएगा इसका सिनेबार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा इकोसेन। ठीक है, इकोसेन जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 ग्रुप 2 CO होता है? तो वह है बेंजोफिनोन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो वह हो जाएगा एक्टीनियम। ठीक है, एक्टीनियम, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 86 दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो वह हो जाएगा फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है ये नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है। यह फोलेट के निम्न स्तर को रोकने और ठीक करने में मदद करता है। फोलेट लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो वह है खमीर, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है। देखिए खमीर, मशरूम, यीस्ट और ब्रेड मोल्ड मृतजीवी होते हैं जो शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और आसानी से पचने वाले कणों को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स, फोनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो वह हो जाएगा मिर्च, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है?
तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए वायरस की वजह से जो है इबोला रोग होता है, और इबोला वायरस में 6 प्रजातियों की पहचान भी करी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो वह हो जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये इसकी एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो वह हो जाएगा उपकला ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? राइट आंसर इसका फ्लेम कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटी आंत में फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो वह हो जाएगा डेंटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। देखिए डेंटिन सबसे बड़ा दंत ऊतक है, यह दांत के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रित पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी है? निम्नलिखित में से कौन से इनमें से अपुष्पी है? तो वह हो जाएगा टेरिडोफाइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। यहाँ से आप मैथ का क्वेश्चन है, आंसर टिक कर दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तय नहीं कर सकते इसका। उसके बाद नेक्स्ट 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 98। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और जो लास्ट क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन को, और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।